अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन का इमिग्रेशन प्लान 2025 क्या है, किस तरह से ये इफेक्ट करेगा खास तौर पे इमिग्रेंट्स पे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोप की रेजिडेंसी स्पेन में तब्दील करवाने का क्या तरीकाकार है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन ज्यादा अमदाद और सहूलतें देने वाला सूबा कौन सा है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन अपना घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, वो खबर क्या है और किस तरह से आप इससे फायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन कौन से शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन का इमिग्रेशन प्लान 2025, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद स्पेन अपना घर खरीदने वालों के लिए जो अच्छी खबर है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों की गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन का इमिग्रेशन प्लान 2025 क्या है और क्या करने जा रहे हैं। असल में तमाम यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो चंद एक चीजों से बहुत ज्यादा परेशान है, जिसमें मेन उनका जो है वो इशू अभी इमिग्रेशन बनता जा रहा है। अभी जो रिसेंटली सर्वे किया गया है उसमें तमाम कंट्रीज जो है यूरोपीय यूनियन की, उनमें से अक्सरियत ने ये कहा है कि आने वाले फ्यूचर में जो बड़ा मसला यूरोपीय यूनियन को और यूरोप को दरकार होगा वो होगा इमिग्रेशन। तो इस वजह से हुकूमतें अभी से इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि यूरोप के ज्यादातर जो मुल्क हैं वो ये चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई जो है वो ऑफ शोर सेंटर ऐसा बनाना चाहिए जहां पे हम इलीगल इमिग्रेंट्स को रखें, वहां पे इनके फैसले किए जाएं, वहीं पे इनको डिवाइड किया जाए मुख्तलिफ कंट्रीज में और वहीं से जो रिजेक्ट होते हैं उनको डिपोर्ट किया जाए। यानी कि वो लोग जो कि जेन्युइन असाइलम सेकर्स नहीं है, रेफ्यूजी नहीं है, असाइलम अजील लेने वाले नहीं है, उनको वहीं से डिपोर्ट किया जाए। ये प्लान जो है 2025 में उन्होंने कहा है कि मार्च के एंड तक हम अप्रूव कर लेंगे और इसके मुताबिक आने वाले वक्त में फैसले किए जाएंगे इमिग्रेंट्स को लेके। अब यहां पे जो सबसे अहम अपडेट्स हैं वो ये हैं कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो नया असाइलम पैक्ट यूरोपीय यूनियन ने पास किया था पिछले साल, उसका मुद्दत जो थी वो 3-4 महीने थी कि वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तमाम यूरोप के ममालिक में। वो नया पैक्ट क्या था, वो नया पैक्ट जो है वो डबलिन एग्रीमेंट को रिजेक्ट करके नया पैक्ट यूरोपीय यूनियन का लागू करना था। डबलिन एग्रीमेंट में क्या है? डबलिन एग्रीमेंट में ये है कि जो भी साइलम सीकर, जो भी डंकी लगा के यूरोप में लोग इंटर होते हैं, वो जिस मुल्क में इंटर होंगे वहीं साइलम अप्लाई कर सकेंगे। जिस मुल्क में सबसे पहले इंटर होंगे वहीं पे वो रहेंगे, उससे अलावा किसी और मुल्क में नहीं जा सकेंगे। इसके साथ साथ जो तीसरा कानून था वो ये था, किसी और यूरोप के मुल्क में वो जाके साइलम भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे अगर बेशक पहले मुल्क में रिजेक्ट भी हो जाता है। तो ये तमाम सिचुएशन में जो है वो असाइलम सीकर्स पे काफी ज्यादा प्रेशर था और ममालिक पे प्रेशर था जहां पे सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स इंटर होते थे। फॉर एग्जांपल ग्रीस में, इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल में, ये वो ममालिक है जहां पे सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स इंटर होते हैं और वहीं पे जाहिर है डबलिन एग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने वहीं पे असाइलम अप्लाई करना था। लेकिन नए यूरोपियन पैक्ट के मुताबिक ये कानून आया, असाइलम सीकर कहीं भी जाके आने के बाद असाइलम अप्लाई कर सकेंगे। अगर उनका एक मुल्क से रिजेक्ट होता है किसी और मुल्क में अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ जिन ममालिक में इलीगल इमिग्रेंट्स इंटर हो रहे हैं उन पे प्रेशर डालने की बजाय उन इलीगल इमिग्रेंट्स को तमाम यूरोप के ममालिक में तकसीम किया जाएगा। यानी कि अगर इटली में 1000 इलीगल इमिग्रेंट्स आता है तो उसको जो है वो 100 करके तमाम ममालिक में तकसीम कर दिया जाएगा 10 में। इसी तरह जो है वो बाकी अगर ममालिक में स्पेन में 1000 आता है उसको मजीद 10 ममालिक में तकसीम कर दिया जाएगा। इसी तरह से पुर्तगाल में अगर 1000 आते हैं तो उनको 10 यूरोपीय यूनियन में तकसीम कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो नया प्लान है वो अनाउंस किया गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं अभी तक किया गया। उसकी मेन वजह क्या है? इसमें हंगरी राजी नहीं है, इसमें पोलैंड राजी नहीं है, चेक रिपब्लिक राजी नहीं है, ऑस्ट्रिया राजी नहीं है, अभी रिसेंटली हॉलैंड में नई हुकूमत बनी है वो राजी नहीं है। तो जिसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम चल रही हैं। अब नई
प्रॉब्लम जो है वो सर उठा रही है और कहा यह जा रहा है कि नया प्लान जो है वो ये मरतब किया जाए कि सेंटर्स आउटसाइड द यूरोप बनाई जाए और वहां पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूरोप में इंटर होते हैं उनको वहां रखा जाए और वहीं पे उनकी किस्मत के फैसले किए जाएं। अब देखते हैं ये जो नया प्लान है ये कब इंप्लीमेंट होता है, क्या इस पे काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी तरह का एक प्लान इटली ने नाफज करने की कोशिश की है अल्बानिया के साथ मुआहदा करने, लेकिन उसको बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसकी खुद अदालतों ने इस प्लान को रिजेक्ट किया और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट करार दिया, जिसकी वजह से अब उस प्लान को बंद कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोप का रेजिडेंसी जो है किसी भी यूरोप के मुल्क का स्पेन में हम तब्दील किस तरह करवा सकते हैं। यहां पे मैं दो कैटेगरी में चेंज करूंगा इसको। एक तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, अभी रिसेंटली एक कमेंट आया एक साहब का कि मेरे बेटे जो है वो फिनलैंड में आए थे वर्क परमिट पे, 1 साल का मिला, अब उनके पास 4 साल का है, तो अब यहाँ पे वो अब स्पेन में आ चुके हैं। अब यहाँ पे उन्होंने अपनी पदरोना भी तो करवाई है जो कि 7 महीने कह रहे हैं चल चुकी है, तो अब आगे चल के क्या वो यहाँ पे लीगल हो सकेंगे स्पेन में या वो फिनलैंड की रेजिडेंसी को यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि इसी तरह रोमानिया से भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे कि अब यहाँ पे वर्क परमिट पे आए हैं तो क्या आप स्पेन में इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसका तरीकाकार तो यह है कि आपको यहाँ पे भी एक कंपनी तलाश करना होगी और वो भी आपको इसी तरह वर्क परमिट देगी, तो फिर आप यहाँ पे आगे कन्वर्ट करवा सकते हैं। अदरवाइज ये यूरोपीय यूनियन जो है वो आपस में नेशनैलिटी होल्डर्स के लिए तो दरवाजे ओपन रखती है, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं जिनके पास अभी किसी यूरोप के मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है उनके साथ गैर मुल्कियों वाले लॉज ही लागू होते हैं, तो इस वजह से उनको यहाँ पे भी वर्क परमिट लेना होगा, उसके बाद यहाँ पे वो कन्वर्ट करवा सकेंगे। दूसरी सूरत है पीआर। अगर आपके पास किसी भी मुल्क की पीआर है, किसी भी शेंजन मुल्क की, तो आप उस पर भी यहाँ पे आके अपनी पीआर टू पीआर कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि ईयू कार्ड हमारा स्पेन का वहां पे चेंज होता है, इसी तरह से वो अपनी पीआर यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए भी उनको वर्क परमिट लेना पड़ेगा यहाँ पे किसी कंपनी का, पहले आपको 1 साल का फिर आगे 4 साल का आपको कार्ड मिल जाएगा। इसमें आपने ये जहन में रखना है पीआर के पीआर बदले नहीं मिलेगी, बल्कि आपने यहाँ पे आके 0 से स्टार्ट करना है। आपको इलीगल नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका जो स्टेटस है वो दोबारा से रेजिडेंसी 1 से स्टार्ट होकर आगे लेके चला जाएगा। उम्मीद है आपके तमाम क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे, फिर भी अगर ये ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन ज्यादा इमदाद और सहूलतें देने वाला सूबा कौन सा है। इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आए और वो स्पेन आने से पहले मेरा ख्याल पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कौन सा सूबा बेहतर है जहां पे आप सेटलमेंट कर सकें। दोस्तों एक बात आपने जहन में रखनी है, अगर तो आपका टारगेट है इमदाद खाना, सहूलतें लेना और यहाँ पे याशी करना और फ्री का रहना और हुकूमत पे जो है वो अपने डालना बोझ और उसके मुताबिक चलना, तो इतने ये भी जो है वो सादे नहीं है और ना ही इतने ये, मैं दूसरे अल्फाज में कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा सखी हैं कि वो आपको आते ये सारी फैसिलिटीज देंगे। आपको बाकायदा तौर पे लीगल होना पड़ता है। वो अलहदा सूरत है कि आप अगर यहाँ पे इलीगल है तो फिर भी इन सूबों में अब जो कवानीन है वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो चुके हैं। पहले जैसे अब कवानीन नहीं रहे, पहले 6 महीने थे पदरोना में, तो फिर साल कर दी गई, फिर 2 साल कर दी गई, अब 3 साल की पदरोना में। तो पाइस बास्को जो कि सबसे ज्यादा इमदाद देने वाला, सहूलतें देने वाला सूबा है, वहां पे भी कर दी गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छा सूबा है, बहुत ज्यादा सहूलतें देता है, बहुत इमदाद देता है, लेकिन वहां पे भी आपको साथ साथ काम करना होता है, लीगल स्टेटस बरकरार रखना होता है, वरना आपका वो जाया हो जाता है, आपको आगे चल के उसकी रिनिवासियन में उसके तमाम मामलात में परेशानी होती है। सूबा है जो बहुत अच्छी फैसिलिटीज देता है, सारा कुछ करता है, लेकिन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही तभी आपको ये करना पड़ता है। यहां पे मैं इस कम वक्त वाली वीडियो में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अपना टारगेट मेहनत रखें, अपना टारगेट आगे बढ़ना रखें, ना कि इमदाद और इस तरह की फैसिलिटीज को हासिल करना रखें। तभी आप यहाँ पे आगे तरक्की कर सकेंगे, तभी आप यहाँ पे पैसा कमा सकेंगे, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी बेहतर कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन अपना घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर कौन सी है। अच्छी खबर दोस्तों ये है कि जैसे कोरोना वायरस आया उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़े, इतनी ज्यादा बढ़े कि घर लेना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया।
6% तक 6.5% तक जो है हिपोथेका पहुंच चुका था। बाकी जो पर्सनल लोन है वो तो 15-20% तक रेशियो पहुंच चुकी थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता स्पेन की इकॉनमी जैसे जैसे बेहतर हो रही है, और अभी तो न्यू सर्वे के मुताबिक, जिसमें मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, कि दुनिया की बेस्ट इकॉनमी में ये शामिल हो रहा है। तो उस लिहाज से जो है वो स्पेन की इकॉनमी बेहतर होने की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत तेजी के साथ कम होना शुरू हुआ, और इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है स्पेन का वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा कम हो चुका है। 2% तक अब हिपोथेका जो है मिलना शुरू हो चुका है, जो कि बहुत मुनासिब है। अभी पिछले साल 3 कुछ था, लेकिन अभी जो है कुछ बैंक ने ऑफर करना शुरू कर दिया 2 कुछ की, तो जिसकी वजह से अब हिपोथेका लेने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये आइडियल टाइम है, अगर वो अपना घर हिपोथेका करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। बहुत मुनासिब रेट पे अब इस वक्त जो है वो बैंक्स हिपोथेका कर रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।